बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के साथ ही टीएमसी में खलबली मच गई है। ममता बनर्जी के करीबी लोग अब टीएमसी का साथ छोड़कर भाग रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सीएम शिवेंदु के फैसले से बवाल मच गया है। वहीं अब जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। जानकारी के अनुसार ममता बनर्जी को उनके राजनीतिक गढ़ माने जाने वाले भवानीपुर में बड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग के बूथवार आंकड़ों के मुताबिक शुवेंदु अधिकारी ने न सिर्फ भवानीपुर सीट पर जीत दर्ज की, बल्कि उस वार्ड में भी ममता बनर्जी को मात दी है, जहां उनका कालीघाट स्थित निजी आवास है। चुनाव से पहले अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा था कि ममता बनर्जी को उनके घर में जाकर हराना है। अब चुनाव परिणाम को बीजेपी इसी बयान की राजनीतिक सफलता के रूप में पेश कर रही है। चुनाव आयोग के ताजा आंकड़ों के अनुसार शुवेंदु अधिकारी ने वार्ड नंबर 73 में 8,932 वोट हासिल किए, जबकि ममता बनर्जी को केवल 4,284 वोट मिले। ये वही वार्ड है जहां ममता बनर्जी का कालीघाट आवास स्थित है। वहीं पश्चिम बंगाल में बकरीद से पहले कुर्बानी के मुद्दे पर सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी टीएमसी आमने सामने आ गई है। शुवेंदु अधिकारी की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार ने पशु वध नियंत्रण अधिनियम 1950 के तहत कुर्बानी करने के लिए सार्वजनिक नोटिस किया है। इसमें 14 साल से कम उम्र के पशुओं की कुर्बानी अवैध है। बकरीद से पहले पश्चिम बंगाल में कुर्बानी का मुद्दा गर्माता जा रहा है। विपक्षी दल टीएमसी ने इसे लेकर कोलकाता हाईकोर्ट में चुनौती दी है। वहीं आम जनता अन्याय पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर ने ऐलान कर दिया है कि कोई सरकार मुसलमानों को कुर्बानी से रोक नहीं सकती है। हुमायूं कबीर ने तो सीएम शिवेंदु को चुनौती भरी लहजे में कहा कि इस्लाम में गाय और ऊंट की कुर्बानी दी जाएगी। वहीं कोलकाता हाईकोर्ट की ओर से बकरीद से पहले बंगाल सरकार के पशु वध पर प्रतिबंधों को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। वह इस मामले को लेकर हुई सुनवाई के बाद कोर्ट से बाहर निकली टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि हम आज अपनी पार्टी के विधायक अखरुजम्मा के जरिए एक याचिका दायर की। इस पर बहुत विस्तार से सुनवाई हुई, जो 3 घंटे से ज्यादा तक चली। सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई। महुआ मोइत्रा ने कहा कि 1950 का अधिनियम पशु वध नियंत्रण कानून है, जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि से जुड़े पशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। जैसा कि 1950 के दशक में हालात थे, ताकि पशुपालन और दूध उत्पाद पर कोई बुरा असर न पड़े। इसके अलावा ये कानून केवल नगर पालिका क्षेत्रों तक ही सीमित था। दर्शकों, टीएमसी के लोग पशु वध नियंत्रण अधिनियम कानून के बंगाल में लागू होने का विरोध कर रहे हैं। लेकिन आप दर्शक सीएम शिवेंदु के इस फैसले से खुश हैं तो कमेंट में यस और गुड सीएम शिवेंदु जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग इस फैसले से खुश हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे टीएमसी के सांसदों के बीजेपी में जाने की चर्चा तेज हो गई है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाएं। दर्शकों, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी गुरुवार को हावड़ा स्थित बेलूर मठ पहुंचे। मुख्यमंत्री बनने के बाद ये उनकी पहली आध्यात्मिक यात्रा है। यहाँ सीएम शिवेंदु ने राधा कृष्ण मिशन के संतों के सामने नतमस्तक होकर उनका आशीर्वाद लिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं मठ के वरिष्ठ संतों ने हुगली नदी के तट पर स्थित इस परिसर में उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने यहाँ कुछ समय बिताया और शांति की प्रार्थना की। सीएम शिवेंदु अधिकारी अपनी इस विशिष्ट साष्टांग प्रणाम शैली के लिए काफी चर्चा में रहते हैं। इससे पहले 13 मई 2026 को शपथ लेने के बाद उन्होंने विधानसभा की सीढ़ियों पर भी इसी तरह दंडवत प्रणाम किया था। इसके अलावा उन्होंने शपथ ग्रहण के दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पैर छूकर भी आशीर्वाद लिया था। वहीं अब टीएमसी के विधायकों में खलबली मच गई है। लुबेरिया पूर्व से विधायक रीता प्रताप बंदो ने कहा है कि पार्टी नेतृत्व ने उन्हें भ्रष्टाचार पर बात करने से रोक दिया था। इसके अलावा टीएमसी नेता ने चुनावी रणनीति बनाने वाली एजेंसी आईपैक के तौर तरीकों पर भी सवाल उठाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टीएमसी विधायक ने कहा कि मैं 15 दिन का समय लूंगा, लेकिन इस भ्रष्टाचार का बोझ मैं ढोकर नहीं फिरूंगा। उन्होंने कहा कि लुबेरिया में आवास में भ्रष्टाचार हुआ है और कई फर्जी घर हैं। जब पार्टी को यह सब बताया तो पार्टी ने चुप रहने के लिए कहा था। उन्होंने बेईमान लोगों संग रहने से इनकार कर दिया है। वहीं फाल्टा में हुई वोटिंग से पहले टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान द्वारा अपनी उम्मीदवारी वापस लेने पर टीएमसी सांसद त्रिवेणी घोष ने कहा है कि मुझे लगता है कि ये जहांगीर खान का अपना फैसला है और पार्टी ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी से कोई परामर्श नहीं किया गया था। उन्हें शायद असुरक्षित महसूस हुआ होगा और उनके खिलाफ गंभीर धमकियां थी, जिसके लिए वे सुरक्षा की मांग करते हुए अदालत भी गए थे। वहीं कोलकाता हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को अमित शाह के खिलाफ विवादित टिप्पणी के मामले में गिरफ्तारी से राहत तो दी है, लेकिन कोर्ट ने उनके बयानों को बेहद गैर जिम्मेदाराना बताते हुए उन्हें जमकर फटकार भी लगाई है।
सुनवाई के दौरान जस्टिस सौगत भट्टाचार्य अभिषेक बनर्जी के रवैये से काफी नाराज दिखे। उन्होंने सख्त सवाल पूछते हुए कहा कि एक सांसद और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के पद पर रहकर ऐसी भाषा कैसे शोभा देती है। कोर्ट ने साफ कहा है कि चुनाव से ठीक पहले दिए गए ऐसे बयान अवांछित थे। जज ने अभिषेक बनर्जी के बयानों को राज्य में होने वाली चुनावी हिंसा के काले इतिहास से जोड़कर देखा। अभिषेक बनर्जी जो बीजेपी के नेताओं को धमकी देते थे, वो अब गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट की शरण में पहुंच रहे हैं। वहीं टीएमसी सांसद सायनी घोष भी अब बदल चुकी हैं, उनकी भाषा भी बदल गई है। पहले सायनी घोष बीजेपी के नेताओं को चैलेंज देती थी, लेकिन अब वो कुछ बोल नहीं पा रही। दर्शकों, ममता बनर्जी के एक फैसले से टीएमसी के सांसद नाराज बताए जा रहे हैं। दरअसल बंगाल विधानसभा चुनाव से लगभग 9 महीने पहले कल्याण बनर्जी ने अचानक टीएमसी संसदीय दल के मुख्य सचेतक के पद से इस्तीफा दे दिया था। उनकी जगह उत्तर 24 परगना जिला के बारासात निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार के तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सांसद काकोली घोष दस्तीदार को नियुक्त किया गया था। अब चुनाव के बाद अचानक ममता बनर्जी ने काकोली घोष को इस पद से हटाकर वापस कल्याण बनर्जी को इस पद पर तैनात कर दिया है। इधर काकोली घोष का टीएमसी पद घटते ही बीजेपी ने इसे लपक लिया। केंद्र सरकार ने काकोली घोष को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी है, जिसके बाद बंगाल में सियासी अटकलें तेज हो गई है। दर्शकों, ये फैसला तब आया जब अभिषेक बनर्जी समेत टीएमसी के कई अन्य नेताओं की सुरक्षा हाल ही में घटाई गई थी। काकोली घोष दस्तीदार की सुरक्षा बढ़ाए जाने के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कुछ लोगों ने इसे बीजेपी का बंगाल में खेला जारी बताया है। उनकी दलील ये है कि जिन विपक्षी नेताओं की सुरक्षा केंद्र सरकार बढ़ाती है, वो कुछ समय बाद बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। लोगों का कहना है कि एक पैटर्न देखने को मिला है। राघव चड्ढा को 15 अप्रैल को जेड कैटेगरी सुरक्षा मिली, 24 अप्रैल को उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। झारखंड में चंपई सोरेन को अगस्त 2024 में जेड+ सुरक्षा दी गई और 3 दिन बाद ही वो बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं यूपी में मनोज पांडे को वाई कैटेगरी सुरक्षा मिलने के बाद राज्यसभा चुनाव में बीजेपी का साथ देते दिखे और अब मंत्री बन चुके हैं। इससे पहले शुभेंदु अधिकारी को दिसंबर 2020 में जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिली और अगले ही दिन उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। ऐसे में अब लोगों को लग रहा है कि टीएमसी सांसद काकोली भी बीजेपी का दामन थाम सकती है। टीएमसी सांसदों का एक धड़ा पार्टी चीफ ममता बनर्जी से नाराज बताया जा रहा है। सांसदों की नाराजगी के पीछे कल्याण बनर्जी को चीफ व्हिप बनाने की बात सामने आई है। इससे पहले मुख्य सचेतक के रूप में काकोली घोष दस्तीदार थी। उन्हें हटाए जाने के बाद महिला सांसदों में भारी नाराजगी है और उन्होंने बागी तेवर अपना लिया है। पार्टी के टूटने का भी खतरा अब मंडराने लगा है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक कल्याण बनर्जी पर महिला सांसदों के साथ बदसलूकी करने के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में महिलाओं में काफी ज्यादा नाराजगी है। लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसद हैं, जिसमें से 11 महिलाएं हैं। पिछले साल भी कल्याण बनर्जी ने सांसद महुआ मोइत्रा के साथ कहासुनी की थी, जिसके बाद वो मुख्य सचेतक के पद से हट गए थे। अगस्त 2025 में कल्याण ने मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दिया था, जिसे ममता बनर्जी ने स्वीकार भी कर लिया था। पिछले साल महुआ मोइत्रा ने एक पॉडकास्ट में सुअर शब्द का इस्तेमाल किया था और कल्याण बनर्जी की तुलना सुअर से करते हुए स्त्री द्वेषी और यौन कुंठित बताया था। लेकिन अब उस कल्याण बनर्जी को फिर से मुख्य सचेतक के पद पर बिठाने से महुआ मोइत्रा समेत टीएमसी के उन महिला सांसदों को बड़ा झटका लगा है जो कल्याण बनर्जी के खिलाफ थे। ऐसे में जिस तरह से बीजेपी ने टीएमसी की महिला सांसद को कुछ वक्त पहले तक टीएमसी की तरफ से मुख्य सचेतक के पद पर थी, वो अब अगर बीजेपी का दामन थामती हैं तो वो अपने साथ और भी सांसदों को ला सकती हैं। जैसे राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी के 6 और सांसदों को अपने साथ बीजेपी में शामिल करवाया था। ऐसे में देखना होगा कि काकोली घोष अपने साथ किन सांसदों को बीजेपी में लेकर आती है। क्या उनमें महुआ मोइत्रा और सायनी घोष भी शामिल होंगी? क्योंकि हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू ने कहा था कि अगर आने वाले दिनों में महुआ मोइत्रा, सागरिका घोष, सायनी घोष और कुणाल घोष जैसे टीएमसी नेता बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो उन्हें कोई हैरानी नहीं होगी। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी इस वक्त कानून के शिकंजे में फंसे हुए हैं। टीएमसी के नेताओं के खिलाफ चौतरफा शिकंजा कसा गया है। राज्य भर में जारी एक अभियान के तहत टीएमसी के कई हाई प्रोफाइल मंत्रियों, विधायकों, उनके रिश्तेदारों और पंचायत स्तर के पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। इन नेताओं पर वित्तीय हेराफेरी, जबरन वसूली, रंगदारी, अवैध हथियार रखने, चुनाव बाद हुई हिंसा और यौन उत्पीड़न जैसे बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। वहीं पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों की इस कार्यवाही से टीएमसी में हड़कंप मच गया है।
दर्शकों, 2021 के पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी नेता जेपी नड्डा अभिषेक बनर्जी को भ्रष्टाचार के राजकुमार की तरह वैसे ही पेश कर रहे थे जैसे पीएम मोदी उससे ठीक पहले वाले बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव को जंगल राज का युवराज कह रहे थे। लेकिन ममता बनर्जी के प्रति बीजेपी 2026 में 2021 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले थोड़ी सावधानी बरत रही थी ताकि लोगों की सहानुभूति ममता बनर्जी की तरफ न चली जाए। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाईपो का राज बताकर नैरेटिव को अलग रास्ते पर मोड़ दिया। चुनाव कैंपेन में समझाते रहे कि अगर टीएमसी को वोट मिला तो भतीजा राज करेगा। पिछली बार तो नहीं, लेकिन लोग इस बार समझ गए और 5 साल बाद ही सारे समीकरण बदल डाले। वहीं अब सत्ता में आने के बाद बीजेपी अभिषेक बनर्जी के खिलाफ काफी आक्रामक हो गई है। ममता बनर्जी को छोड़कर बीजेपी अब अभिषेक बनर्जी पर ही फोकस कर रही है। अभिषेक बनर्जी के कारनामे बाहर लाए जा रहे हैं जो ममता बनर्जी के सीएम रहते उन्होंने किया था। कोलकाता नगर निगम ने अभिषेक बनर्जी के घर पर नोटिस चिपका दिया है। नोटिस में कहा गया है कि घर में कोई अवैध निर्माण किए गए हैं। अवैध निर्माण गिराने के लिए 7 दिन की मोहलत दी गई है। अगर अभिषेक बनर्जी निर्धारित अवधि में जरूरी उपाय नहीं करते तो नगर निगम अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कर देगा। ये घर कोलकाता नगर निगम की तरफ से जारी उन 17 संपत्तियों में शुमार है जिनके अनधिकृत हिस्से को गिराने को कहा गया है और नोटिस जारी किया गया है। बीजेपी की तरफ से डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी से जुड़ी 43 संपत्तियों की सूची अलग से जारी की गई है। वहीं खबर के मुताबिक अपने ऊपर हो रही कार्यवाही को लेकर अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि बंगाल ने पहले कभी ऐसी मानसिकता वाला मुख्यमंत्री नहीं देखा है। वहीं अभिषेक बनर्जी ने ममता बनर्जी की तरह संघर्ष करने वाली राजनीति नहीं की है। Z+ सुरक्षा वापस किए जाने के बाद अभिषेक बनर्जी ने खुद को अपने घर और ममता बनर्जी के आवास तक समेट लिया है। वहीं अभिषेक बनर्जी पहले ही कोयला स्कैम में जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं। कई बार पूछताछ भी हो चुकी है। ऐसे में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कार्यवाही करना बीजेपी के लिए ज्यादा आसान साबित हो रहा है और बीजेपी वही कर भी रही है। वहीं शुवेंदु सरकार ने हाईवे पर बने उन अवैध वसूली केंद्रों के खिलाफ कार्यवाही का आदेश दिया है जिन्हें बंगाल में भाईपो टैक्स का नाम दिया गया है। ये कदम चुनाव से पहले अमित शाह द्वारा किए गए चुनावी वादे के अनुरूप उठाया गया। भाईपो टैक्स मतलब भतीजे अभिषेक बनर्जी द्वारा अवैध वसूली के आरोप लग रहे थे। वहीं कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल पुलिस को निर्देश दिया कि वो टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ 31 जुलाई तक कोई भी जबरदस्ती वाली कार्यवाही न करे। जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने आगे कहा कि ये अंतरिम सुरक्षा इस शर्त पर दी जा रही है कि बनर्जी पुलिस की जांच में सहयोग करेंगे। अभिषेक बनर्जी को राहत के साथ कोर्ट ने कई शर्तें भी लगाई है। अदालत ने साफ किया कि अभिषेक बनर्जी जांच में पूरा सहयोग करेंगे और पुलिस द्वारा भेजे गए किसी भी नोटिस का जवाब देना होगा। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि बिना अदालत की अनुमति के वो देश छोड़कर नहीं जा पाएंगे। जज ने जांच अधिकारी को मामले की जांच जारी रखने का आदेश देते हुए कहा कि सच्चाई सामने लाना जरूरी है। साथ ही पुलिस को ये छूट दी गई कि अगर अभिषेक जांच में सहयोग नहीं करते हैं तो वो अदालत को इसकी जानकारी दे सकती है। दर्शकों, पीएम मोदी ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी चॉकलेट गिफ्ट की है। इसका वीडियो बनाकर इटली की पीएम ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया, जिसके बाद राहुल गांधी ने इसको लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, आर्थिक तूफान सिर पर है और हमारे प्रधानमंत्री इटली में टॉफी बांट रहे हैं। किसान, युवा, महिलाएं, मजदूर और छोटे व्यापारी सब रो रहे हैं। पीएम हंसकर रील बना रहे हैं और बीजेपी वाले ताली बजा रहे हैं। ये नेतृत्व नहीं, नौटंकी है। दर्शकों, इटली की धरती पर जब पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को भारत की मशहूर मेलोडी टॉफी गिफ्ट की तो ये सिर्फ एक मिठाई नहीं बल्कि ब्रांड इंडिया का मीठा संदेश बन गया। जिस दौर में दुनिया आर्थिक संकट, महंगाई और वैश्विक तनाव से जूझ रही है, उस समय विदेशी मंच पर एक भारतीय स्वदेशी ब्रांड की चर्चा ने अहम सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या मोदी अब कूटनीति के साथ साथ भारतीय उत्पादों को ग्लोबल ब्रांडिंग का नया मॉडल पेश कर रहे हैं। पीएम मोदी ने इटली दौरे के दौरान वहां की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को भारत की मशहूर मेलोडी टॉफी गिफ्ट कर एक हल्का फुल्का लेकिन बेहद चर्चित कूटनीतिक पल बना दिया। पीएम मेलोनी ने खुद इसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। वीडियो वायरल होते ही मेलोडी एक बार फिर इंटरनेट ट्रेंड बन गया। राहुल गांधी ने इसे नौटंकी करार दिया, लेकिन दूसरी तरफ इसे ब्रांड इंडिया की सॉफ्ट पावर रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है। जिस तरह जापान अपने एनीमे, कोरिया अपने के-पॉप और अमेरिका अपने ब्रांड्स को वैश्विक पहचान देता है, उसी तरह भारतीय उत्पादों को विश्व नेताओं के बीच पेश करना भारत की सांस्कृतिक और आर्थिक पहचान को मजबूत करने की कोशिश माना जा सकता है। क्योंकि सोशल मीडिया पर पार्ले और मेलोडी अचानक ट्रेंड करने लगे। पार्ले प्रोडक्ट भारत की सबसे पुराने और सबसे बड़े कन्फेक्शनरी कंपनियों में गिनी जाती है। ऐसे में मेलोडी टॉफी का विदेशी मंच पर दिखना केवल
गिफ्ट नहीं बल्कि भारतीय एफएमजीसी सेक्टर जो तेजी से बिकने वाला उपभोक्ता सामान है उसकी अनौपचारिक ग्लोबल ब्रांडिंग भी माना जा रहा है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर राहुल गांधी ने राजनीति करना ही ठीक समझा। राहुल गांधी ने ये नहीं सोचा कि इसे ब्रांड इंडिया की सॉफ्ट पावर रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है और पीएम मोदी के इस कदम से भारतीय प्रोडक्ट की चर्चा दुनिया में हो रही है। वहीं इटली पीएम मोदी के 5 देशों के दौरे का अंतिम पड़ाव था। इस दौरान उन्होंने ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, रक्षा सहयोग, सप्लाई चेन और यूरोप भारत रणनीति साझेदारी पर अहम बातचीत की। दोनों देशों ने रक्षा टेक्नोलॉजी और निवेश सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की। रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के बीच एक अहम साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इसी दौरान पीएम मेलोनी ने हिंदी में बयान देकर सबका दिल जीत लिया। साझा प्रेस बयान के दौरान इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का एक अलग अंदाज देखने को मिला। पीएम मोदी के बगल में खड़े होकर उन्होंने हिंदी में कहा, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें